हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, आज हम पढ़ेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग का, जो कि क्लास 3 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीखने वाले हैं। और हाँ, जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आपका सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का और बीएमएस का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और बीएमएस का जो कि आपका 4:15 को होता है दिल्ली। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपका पहला चैप्टर जो है डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि इस चैनल पे नया है, यानी कि जो भी जिसको भी पता नहीं है, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कि हमारा क्लास 3 है, जो कि हम इंट्रोडक्शन ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये +2 सेकेंड ईयर कॉमर्स के लिए ही है। और ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आप +3 में पढ़ोगे तो ये थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। और जैसे कि कई सारे एग्जाम में आपको हेल्पफुल करेगा कि कैसे ये कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, उसका ट्रांजेक्शन्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब जो मैं आपको बताया हूँ, आपको अच्छे से पढ़ लेना है और थोड़ा बहुत याद कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारा स्कोर है 90% एबव स्कोर हमें करना है। क्या करना है? हमें 90% एबव स्कोर जो कि करना है। तो इसीलिए प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से, और कुछ भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो, आज हम क्लास 3 करने वाले हैं और अच्छा होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कि डिस्कस करने वाले हैं, ये तो पहला वाला जो कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट भी पढ़ चुके हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव भी पढ़ चुके हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस, जो कि ये दोनों हम नहीं पढ़े। तो इस क्लास में हम ये दोनों जो कि पढ़ने वाले हैं, और बहुत मज़ा भी आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलो, बहुत मज़ा आने वाला है और अच्छा भी लगेगा। देखते हैं कौन कौन समझ पाते हैं और कौन नहीं समझ पाता है। जो भी नहीं समझ पाएगा कमेंट में लिख देना, या तो अच्छे से उसको फिर से रिवाइज करना और फिर से देखना। ये पक्का गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा पक्का, लेकिन थोड़ा कोशिश करना कि समझने के लिए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो आज हम जानेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट, हमें तो कैपिटल पता है और प्रॉफिट पता है, तो अगर मैं जोड़ दूं दोनों को तो कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। तो कैपिटल प्रॉफिट होता क्या है? ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट होता क्या है? तो चलो पहले हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। कैपिटल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट बिजनेस मेक्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए फिक्स एसेट्स एंड सेल्स ऑफ शेयर। तो पहले यहां तक तो थोड़ा बहुत समझ लो कि कैपिटल प्रॉफिट क्या है। कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है क्या, दैट बिजनेस मेक्स फ्रॉम द, जो कि बिजनेस कहां से अर्न करता है, मेक्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए फिक्स एसेट्स एंड सेल्स ऑफ, जो बिजनेस कुछ फिक्स एसेट को सेल्स में रखता है, यानी कि कुछ फिक्स एसेट को सेल करता है, या तो कुछ शेयर को, कंपनी का कुछ शेयर जो सेल्स करता है, वहां से जो भी प्रॉफिट आता है उसी को हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये जो फिक्स एसेट्स है और शेयर्स है, ये दोनों तो कैपिटल के ऊपर जाएगा ना, यानी कि कैपिटल के अंडर जाएगा, कैपिटल आइटम के अंडर जाएगा। तो अगर हम कुछ भी कैपिटल आइटम बेच रहे हैं और उसके ऊपर कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है, तो उसी को बोलेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट। ये क्लियर है? चलो वेरी गुड। तो चलो थोड़ा बहुत एक दो जो कि पॉइंट्स है। डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू, यानी कि जो भी एसेट्स का बुक वैल्यू कितना है और जो एसेट्स का हम सेलिंग कितने में किए हैं, अगर उन दोनों का, यानी कि सॉरी स्टूडेंट्स, अच्छा कहाँ गया रे, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी। ठीक है, तो
तो कैपिटल प्रॉफिट पढ़ रहे थे, सॉरी इसीलिए थोड़ा बहुत मतलब जो कि टच हो गया। तो जो कि डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू और सेलिंग वैल्यू में, यानी कि बुक वैल्यू यानी कि उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है और हम कितने में बेचे हैं, अगर उन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे तो कैपिटल का प्रॉफिट आ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आ जाता है कैपिटल प्रॉफिट इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ये गारंटी है कैपिटल प्रॉफिट एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट जो आता है ना वो आगे नहीं चल पाता, यानी कि उस प्रॉफिट को हम यूज करके आगे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रॉफिट को हम यूज करके आगे कुछ भी काम नहीं कर सकते। ये 2 पॉइंट गया। तो चलो 3 नंबर पॉइंट आ जाते हैं। इट कम्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि जो कैपिटल प्रॉफिट आता है ना वो किस साइड आता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड आता है। लिएबिलिटी बोल सकते हैं, लायबिलिटी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंस शीट के साइड में आ जाता है, किस साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाता है क्या, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, ये क्लियर है। तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल है, चलो पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। प्रीमियम रिसिप्ट ऑन द इशू ऑफ शेयर, हम देखो कुछ शेयर इशू किए, तो इशू जो किए हमें तो प्रीमियम मिलेगा ही मिलेगा, तो जो प्रीमियम रिसिप्ट किए वो आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट के ऊपर। ये गारंटी है, आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। प्रॉफिट मेड ऑन द सेल्स ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर ये आ गया। ये फॉरफिटेड शेयर और ये इशू ऑफ शेयर मैं आपको बताऊंगा कैपिटल अकाउंट्स में, यानी कि कैपिटल एक होता है शेयर कैपिटल बोल के एक चैप्टर जो कि आपके लास्ट में है, तो मैं वही उसी साइड में आपको बताऊंगा और मजा आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम फॉरफिट करेंगे, यानी कि जो बचा हुआ शेयर कोई भी नहीं खरीदा, तो अगर मैं उसी को फॉरफिट करूंगा, उसी में से अगर जो भी प्रॉफिट आएगा उसी को हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं। व्हेन ए बिल्डिंग्स परचेज, यानी कि ये पूरा एग्जाम्पल है कि आप कैसे करोगे। व्हेन ए बिल्डिंग परचेज फॉर 3 लाख, मान लो कि एक बिल्डिंग जो कि परचेज किया हुआ है 3 लाख में एंड सोल्ड किया गया 3,80,000 में। ठीक है, परचेज किया गया यानी कि कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू 3 लाख और सोल्ड किया गया 3,80,000 में। ठीक है, तो एक्सेस कितना आया, एक्सेस आ गया 80,000। तो एक्सेस जो 80,000 आ उसी को हम कहेंगे क्या, कैपिटल प्रॉफिट, उसी को हम कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट। ये क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करो। और हाँ, ये थोड़ा नया है तो इसीलिए मैं मतलब माउस ये लगा कि मैं जो कि आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं माउस से ही आपको बता रहा हूँ। तो अगर माउस से दिक्कत हो रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मैं चेंज कर दूंगा, यानी कि मैं माउस से ही नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट आपको पता चल गया। तो आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। तो आगे हमें मिलता है कि रेवेन्यू प्रॉफिट। अब कैपिटल प्रॉफिट तो हमें पता चल गया, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। तो चलो रेवेन्यू प्रॉफिट बता देता हूं कि रेवेन्यू प्रॉफिट आखिर होता क्या है। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस मेक्स फ्रॉम इट्स रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि ये कहा क्या है, अगर पहले एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2 बार पढ़ो, 2 बार में अगर समझ में नहीं आ रहा तो 3 बार पढ़ो, 3 बार में अगर समझ में नहीं आ रहा तो 4 बार पढ़ो। इसी तरह आपको पढ़ना है और इसी तरह आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, पक्का ये याद आएगा ही आएगा। हर कोई होता है जो कि एक बार पढ़ के कोई याद कर लेता है, कोई 2 बार पढ़ के याद कर लेता है, कोई 3 बार पढ़ के, कोई 4 बार, या तो कोई 1000 बार पढ़ के याद कर लेता है। ठीक है, सभी का जो कि सेंस होता है, सभी का जो नॉलेज होता है ना, पूरा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो कि पढ़ना पड़ता है। जो कि हम, ये गधा बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, और अगर पढ़ता भी है, अगर उसे याद नहीं रहता है तो समझ लेना कि वो पढ़ता तो है लेकिन उसे लेट से, यानी कि उसे देरी से समझ में आ जाएगा, अचानक से, यानी कि सडनली उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत करके ही समझ में आएगा, तो उसे गधा बच्चा बोलते हैं। लेकिन बाद में अगर वो अच्छे से पढ़ लेगा, यानी कि गधा बच्चा बोलते हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। अगर डिमोटिवेट हो गया तो आगे पढ़ता ही नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इसी तरह गधा ही रह जाता है। और गधा बच्चा भी अगर पढ़ेगा, मतलब कोई तो गधा नहीं है, मेरे हिसाब से सब लोग इंटेलिजेंट है किसी ना किसी काम के लिए। ठीक है ना? तो चलो
ज़्यादा भाषण ना देते हुए हम पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट इज द प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट एक प्रॉफिट है, यानी कि एक लाभ है। क्या है? दैट ए कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पता है, बैंक हो गया एक, कुछ भी इंडस्ट्री हो गया, ये सब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मेक्स, या तो कोई फाइनेंस इंडस्ट्री हो गया, मेक्स फ्रॉम इट्स रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो रेगुलर एक्टिविटी से अगर कुछ प्रॉफिट अर्न होता है तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। ये क्लियर है? उसे हम कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। तो थोड़ा बहुत चलो एग्जाम्पल, यानी कि थोड़ा बहुत पॉइंट में मैं लिख दिया हूँ तो अच्छे से समझ लेना। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको रिपीट करके पढ़ना है, पक्का ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट, जो कि पहला क्या बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड देयर कॉस्ट प्राइस, यानी ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर जो डिफरेंस आएगा, उस जो प्रॉफिट आएगा उसी को बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन बुक वैल्यू थोड़ा अलग है और कॉस्ट प्राइस अलग है और सेलिंग प्राइस अलग है। बुक वैल्यू यानी कि मार्क्ड प्राइस, यानी कि एक्चुअल में उसके प्रिंट में जो लिखा होता है ना, जैसे कि आप मॉल जाओगे तो एक शार्ट है, शार्ट में आपका प्रिंट लिखा होता है 9000, ठीक है, लेकिन मतलब वो जैसे कि कवर में लिखा होता है ना बॉक्स में, तो 9000 उसी तरह लिखा होता है, लेकिन वो लोग स्टाम्प दे के उनका लेबल करके वो लोग बता देते हैं कि 8000 या 7000 है। ठीक है, जो 9000 है वो आ गया बुक वैल्यू, लेकिन जो एक्चुअल में खरीदा गया है, यानी कि एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस है, वो मान लो उसके अंदर होगा, यानी कि उसके बीच में ही होगा, और जितने में सेलिंग करेगा उसका हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसी तरह मतलब उसी तरह ही सेम रहता है प्रिंट में। जैसे कि हम बुक्स खरीदते हैं तो बुक्स में प्रिंट जो कि होता है 225, 235, 250, 255, इसी तरह रहता है। तो हम उसी तरह से जो कि आपको डिस्काउंट दिया जाता है, आप बोलोगे ना भाई साहब मुझे डिस्काउंट कुछ तो दे दीजिए, मैं यहाँ पे तो हर रोज लेके जाता हूँ बुक पर, ठीक है, तो बोलेगा जरूर दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम आप सबको ही देंगे, आपके लिए तो हमारा काम चल रहा है। तो बोलेंगे चलो मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूँ, 10% डिस्काउंट दे दिया, 300 मान लो बुक वैल्यू जो कि 300 है, प्रिंट एक्चुअल में जो कि है, ठीक है 300 है, चलो बहुत बढ़िया है। तो 300 डिस्काउंट देने के बाद भी बाकी तो कुछ बचा है ना, तो कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है हमें तो पता नहीं है, उसे ही पता चलेगा, क्योंकि उसका लिस्ट देखने के बाद ही तो पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ये तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो यही होता है जो कि सेलिंग प्राइस जितना हो सके वो सेलिंग करेगा, और बुक वैल्यू जो कि कॉस्ट प्राइस के साथ जो कि माइनस कर देगा तो उसका आ जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। यही मान लो कि बुक वैल्यू उसका जो कि प्रिंटेड प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस जो कि कितने में खरीदा है, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है, यही है, ठीक है। इट इज ए ऑपरेटिंग इनकम, और ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है ना, ये ऑपरेटिंग इनकम है, हम आगे इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, वेरी गुड। तो पोस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ पे आता है, फाइनल अकाउंट में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक होता है, वहीं पे इसका एंट्री होता है। कैसे होता है, जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे तभी तो पता चलेगा, और बहुत मजा आने वाला है, प्रैक्टिकल के साथ करेंगे, विथ एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट वाला भी, ठीक है ना, मजा ही मजा आएगा, थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी होगा, बहुत मजा आएगा, और जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो चलो एग्जांपल कर लेता हूं। व्हेन गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख, ठीक है, व्हेन जो कि गुड्स का कॉस्ट है 3 लाख, ये समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं इसी जो कि माउस में यूज कर रहा हूं। व्हेन गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख, यानी कि गुड्स का कॉस्ट है 3 लाख और सोल्ड किया 40,000 में, अरे सॉरी स्टूडेंट्स, ये 30,000 होगा, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स ये 30,000 होगा, एक शून्य मिटा देना, ठीक है, मतलब गलती से ये प्रिंटेड मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, सॉरी, इसीलिए ये होगा 30,000, ठीक है। व्हेन गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000, तो कॉस्ट कितना होगा 30,000, एंड सोल्ड फॉर ₹40,000, तो क्या होगा एक्सेस ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 क्या हो गया, एक्सेस हो गया, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, फायदा तो होगा ना, फायदा होगा यानी कि हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसी प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रॉफिट को बोलेंगे हम रेवेन्यू प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू प्रॉफिट, ये क्लियर है।
अगर क्लियर नहीं है तो बुक थोड़ा बाहर कर लो और फिर से वीडियो देखना चालू कर दो। पहला चैप्टर है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बोर तो लगेगा, लेकिन बोरिंग होना नहीं है आपको। जो कि बेसिक्स चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो कि थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, तो आपको बोरिंग होना नहीं है। फाइनल अकाउंट में तो मज़ा आएगा, फाइनल अकाउंट ही बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया कि रेवेन्यू प्रॉफिट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कैपिटल लॉस के ऊपर। तो अब भी चलते हैं, यानी कि किसके ऊपर? कैपिटल लॉस के ऊपर। ये आपको पता दिख रहा हो, कैपिटल लॉस। ठीक है, कैपिटल लॉस क्या है? तो चलो मैं पहले मीनिंग पढ़ लेता हूँ। मीनिंग क्या है? कैपिटल लॉस इज द लॉस इनक्योर्ड ऑन सेल्स ऑफ ए कैपिटल एसेट्स फॉर ए वैल्यू which is less than the cost of purchase of that capital assets। अब ये कैपिटल लॉस क्या है? प्रॉफिट तो आपको पता चल गया, तो लॉस उसका उल्टा है। उल्टा है कि नहीं? वेरी गुड, मतलब उसका पक्का उल्टा ही तो होगा ना। लॉस क्या है? प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट हमें पता चल गया तो लॉस भी पता चल सकता है, यानी कि उसका उल्टा कर ले से। ठीक है, तो कैपिटल लॉस इज द लॉस इनक्योर्ड ऑन सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स फॉर ए वैल्यू। कुछ वैल्यू से जो कि हम कैपिटल का, जो कि कैपिटल का एसेट जो कि बेचते हैं, ठीक है, कुछ कैपिटल एसेट जो कि बेचते हैं, क्या कुछ जो कि कुछ लॉस में। ठीक है, कैपिटल लॉस एक लॉस है इनक्यूर्ड ऑन सेल्स ऑफ ए कैपिटल एसेट्स फॉर ए वैल्यू। कुछ वैल्यू में जो कि इनक्यूर किया जाता है, कुछ वैल्यू में जो कि उसको दिया जाता है, कुछ वैल्यू में उसको जो कि सेल्स किया जाता है। ठीक है, व्हिच इज लॉस देन द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ दैट कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में जो कि लॉस होता है, जो कि उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ दैट कैपिटल एसेट। यहाँ पे ये क्या क्यों लिखा है कि कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ दैट कैपिटल एसेट्स? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जब हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कंपेयर करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जा रहा है सेलिंग प्राइस से, तो तभी तो हो जाता है लॉस, तभी तो हो जाता है लॉस। तो यही लॉस को बोलेंगे कैपिटल लॉस। अब ये क्लियर है? तो चलो पॉइंट्स है तो मैं बता देता हूँ कि पॉइंट्स क्या है। सेलिंग प्राइस इज लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, इट लीड्स टू कैपिटल लॉस। यानी कि सेलिंग प्राइस इज लोअर, कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस कम हो जाता है तभी हमें पता चलता है कि ये लॉस हुआ है, तो तभी हम उसे बोलेंगे कि कैपिटल लॉस। अब ये क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। तो चलो एग्जाम्पल दे देता हूँ, यानी कि एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलो ये एग्जाम्पल है, सपोज ए पार्सन्स परचेज 100 शेयर ऑफ ₹100 ईच। यानी कि मान लो कि एक पार्सन्स 100 शेयर परचेज किया और 100 ईच में, यानी कि एक शेयर को 100 रुपीज़, तो 100 शेयर को कितना आएगा? 10,000 रुपीज़। ठीक है, फॉर ₹80 ईच, थस 80,000 इट्स विल सफर ए लॉस ऑफ। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया यार? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं गलती से रॉन्ग लिख दिया हूँ। ठीक है, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। क्या होगा? देखो, जब हम शेयर 100 ईच में बेच रहे हैं तो हमारा 10,000 है, लेकिन जब हम शेयर को 80 ईच में बेचेंगे, तो मैं यहाँ पे जो कि लिखना भूल गया कि जब हम 100 शेयर को 80 ईच में बेचेंगे तो यहाँ पे 8,000 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 8,000, 80,000 नहीं, यहाँ पे 8,000 होगा। ठीक है ना? ठीक है, 8,000 होगा। तो 8,000 हुआ तो हमारा क्या हो गया? 2,000 लॉस हो गया। तो वही 2,000 लॉस को बोलेंगे हम कैपिटल लॉस, क्योंकि हम कैपिटल बेच रहे हैं और कैपिटल में लॉस हो रहा है। अगर कैपिटल में लॉस हो रहा है तो उसी को हम कैपिटल लॉस ही कहेंगे। वेरी गुड। अब आ जाते हैं रेवेन्यू लॉस की तरफ। अब ये रेवेन्यू लॉस क्या है? सेम टू सेम प्रोसेस है रेवेन्यू जैसा, प्रॉफिट जैसा। ठीक है, सपोज रेवेन्यू लॉस ओकर्स व्हेन ए कंपनी मेक्स लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। यानी कि यहाँ पे और एक पॉइंट आ जाता है कि सपोज मान लो कि रेवेन्यू लॉस ओकर व्हेन ए कंपनी मेक्स लॉस। यानी कि मान लो कि रेवेन्यू लॉस तभी होता है जब कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लॉस में चलता है। यानी कि कैसे? एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट करता है वही ना हो कि थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो वो उसी टाइम जो कि कंपनी जो कि लॉस में चलता है। और कंपनी लॉस में चलेगा तो उसका रेवेन्यू लॉस तो पक्का होगा।
जैसे कि एक्सटर्नल हो गया या तो इंटरनल फैक्टर हो गया। एक्सटर्नल कैसे, इंटरनल कैसे? इंटरनल मतलब उसके अंदर, कंपनी के अंदर कुछ भी रेवेन्यू लॉसेस हो रहा है तो वही इंटरनल लॉसेस हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल लॉसेस का मतलब है बाहर से कुछ भी लॉसेस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा रेवेन्यू लॉसेस, जो कि एक्सटर्नल हो जाएगा। बाहर से कुछ लॉसेस होता है तो रेवेन्यू एक्सटर्नल लॉसेस भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, तो चलो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल की तरफ बता देता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो स्टॉक जो होता है हम कंपनी के अंदर ही रखते हैं, यानी कि हमारे गोडाउन में रखते हैं। तो गोडाउन कहाँ रहता है, कंपनी के अंदर ही रहता है। तो वो जो माल है, जो कि मटेरियल है, जो कि स्टॉक्स है, वो तो गोडाउन के अंदर ही रह गया, यानी कि कंपनी के अंदर रह गया। कंपनी के अंदर तो अगर आग लग गया, कंपनी के अगर मान लो कि स्टॉक में आग लग गया है, तो कुछ गुड्स में आग लग गया, तो किसका लॉस है, कंपनी का लॉस है। तो उसी को बोलेंगे हम रेवेन्यू लॉस, उसी को बोलेंगे हम रेवेन्यू लॉस। और ये इस किस टाइप का फैक्टर्स आएगा, इंटरनल फैक्टर्स में आएगा, क्योंकि ये अंदर हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अभी यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का मतलब है, मैं आपको जर्नल में शायद बताया होगा कि बैड डेप्ट का मतलब क्या है। बैड डेप्ट का मतलब है जो कि डूब जाना। मान लो कि हम कंपनी से कुछ मटेरियल एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिए हैं, तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया, तो उसी को मान लेंगे हम बैड डेप्ट हो गया, यानी कि डूब गया। तो ये कैसे डूबा, ये एक्सटर्नल फैक्टर से डूबा, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर से डूब गया। ठीक है, कैसे डूब गया ये पता है, बाहर वाले से, ये जो कि हमारा पैसा नुकसान, यानी कि हमारा नुकसान हुआ है बाहर से, तो बाहर से हुआ है तो एक्सटर्नल ही होगा ना। हाँ, यही है जो कि ट्रिक। अब ये तो हो गया, तो थोड़ा बहुत लास्ट में एम्बेजमेंट ऑफ कैश बाय एम्प्लॉयज, यानी कि एम्बेजमेंट ऑफ कैश बाय एम्प्लॉयज, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लेना। ठीक है, ऑफ कैश बाय एम्प्लॉयज, यानी कि इसका मतलब क्या है, एम्बेजमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर कोई भी एम्प्लॉई कंपनी के अंदर गोलमाल करता है, यानी कि पैसे की चोरी करता है, तो उसी को एम्बेजमेंट कहते हैं। तो कहाँ पे होता है, कंपनी का अंदर ही होगा। तो कंपनी का अंदर होता है तो ये कहाँ पे हो रहा है, इंटरनल फैक्टर में हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, इंटरनल फैक्टर में हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब बोलो कि ये सब आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो बहुत खुश आप सब रहोगे, अगर नहीं आया तो दुख भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा ये क्लियर है, और 1-2 क्लास होगा जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रेवेन्यू लॉस पता चल गया, तो आगे चलते हैं। यानी कि ये जो है आपका टाइम टेबल है, आप खुद देख लेना, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, 1-2 मिनट जो कि वेट कर लेता हूँ। और ये नीचे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सब कुछ भी, यानी कि आपका अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और +2 फर्स्ट ईयर का क्लास बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत सब्र कर लो, बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि मैं अकेला तो कुछ भी संभाल नहीं सकता हूँ। यानी कि मैं 4-4 क्लास कैसे अटेंड करवा सकता हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत मुझे भी टीचर की ज़रूरत है, आई वांट टीचर्स। ठीक है, क्वालिटी टीचर, थोड़ा बहुत तो अच्छे से जो भी टीचर पढ़ा सकता है मैं उसी को ही तो रखूँगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कि फर्स्ट ईयर का क्लास नहीं हो पा रहा है, तो सेकेंड ईयर का क्लास जो कि मैं खुद 2-2 क्लास कर रहा हूँ। बाकी जो है बीएसएम और कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, और बहुत जल्द मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए मुझे सॉरी, ठीक है, बहुत बहुत सॉरी। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि ये सब आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो चलो थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्लास कैसा लगा आप सबको ये जरूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सबको कैसा लग रहा है। अगर आप सबको गलत लग रहा है या तो आप सब कोई भी समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। अगर मैं समझा नहीं पाया तो मैं किस लिए टीचर हूँ, मैं तो नहीं हूँ।
आपको समझाना मेरा काम है, आपको अचीव करवाना मेरा काम है, लेकिन आप खुद मेहनत करना ये तो मेरा काम नहीं है, आपका काम है जो कि आप खुद मेहनत करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ ये क्लास सबसे अच्छा लगा होगा। ठीक है, और 1-2 क्लास हो जाएगा, फिर हम चलेंगे फाइनल अकाउंट की तरफ और फिर शक्तिमान बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।